हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है इसे, जिसे हम आराम से अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो बच्चे मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बता दूँ कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी करना और साथ ही साथ आपके जानवरों को पालना। जी हाँ, इन दोनों को ही हमारा एग्रीकल्चर बोला जाता है। अक्सर ज़्यादातर मोस्टली जब मैं भी छोटा था तो मैं भी यही सोचता था बच्चों कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करना होता है। बट बच्चों ऐसा नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर में दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका खेती करना, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको खेती करना होता है, साथ साथ दूसरा होता है आपके जानवरों का पालन पोषण करना। ठीक है बच्चे, तो ये भी होता है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन दोनों को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। देख सकते हैं आप, जानवरों को खेती बाड़ी करना और साथ ही साथ जानवरों को पालना। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगला सवाल है हमारा व्हाट इज क्रॉप। तो देखते हैं बच्चे क्रॉप क्या होता है। बच्चे एक बहुत बड़ी ज़मीन के टुकड़े पे जब हम एक ही जैसे प्लांट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में लगाएं, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा, इस बड़े से खेत में हमने एक ही प्रकार के प्लांट को चारों तरफ लगा रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि ये मैंने जो लगा रखा है वो वीट है। ठीक है बच्चे, अगर मैं आप लोगों से बोल देता हूं जो मैंने लगाया वो वीट है, तो इसका मतलब ये हमारी जो क्रॉप है, मतलब ये जो मैदान यहाँ पे हमारे खेत में लगा रखे वीट की क्रॉप मानी जाएगी। एक बड़े सी जमीन पर एक ही किस्म के प्रकार के पौधों को लगाना, इसे क्रॉप कहते हैं हमारा। ठीक है बच्चे, देखिए हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार की क्रॉप होती है। जैसा आपको दिख रहा होगा, ये हमारी ग्रेन क्रॉप है। ग्रेन क्रॉप में हमें सिर्फ अनाज, मतलब ये ग्रेन्स प्राप्त होते हैं। देख सकते हैं आपको तस्वीर में ग्रेन्स है। जैसे हमारे पास होती है रूट क्रॉप, ये रूट्स क्रॉप है। अच्छा, ये रूट्स क्रॉप क्यों कहलाती है? देखो हमारा इसमें जो प्रोडक्ट है ना, जैसा कि आप देख सकते हो, हमने खेती बाड़ी करी और हमें इस तरीके से यहाँ पर गाजर मिला है, तो ये हमें रूट से प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसे रूट क्रॉप कहते हैं। जैसा आपको यहाँ पर चुकंदर दिख सकता है ना, बीटरूट, आपका यहाँ पर जितने भी सारे आइटम्स है सब रूट से प्राप्त होते हैं, इसे हम इसलिए रूट क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारी फाइबर क्रॉप। अब फाइबर क्रॉप क्या होती है बच्चे, मैं आपको बताता हूं फाइबर क्रॉप किसे कहते हैं। अगर किसी फसल को उगाने से जिससे कि हमें कपड़े की प्राप्ति हो, तो उसे हम कहते हैं फाइबर क्रॉप। यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉटन क्रॉप्स है, मतलब कॉटन के पेड़ है, कॉटन के प्लांट्स है। कॉटन के इन प्लांट्स से आपको ये सफेद सफेद दिख रहा है बच्चों, तो ये ना कॉटन है आपका। अब इस कॉटन को लिया जाएगा, इससे फाइबर बनाया जाएगा, जिससे फैब्रिक, थ्रेड, धागे, फिर कपड़े बनेंगे, है ना। इसीलिए इसे हम बोलते हैं फाइबर क्रॉप। यहां पर आप इसे देख सकते हैं, जैसा कि तस्वीर में आपको दिखा रखा है, ये हमारी अलग अलग क्रॉप्स हैं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये है आपका राइस, ये चावल की फसल है। ये आपका गेहूं की फसल है, मान लीजिए वीट की क्रॉप। ये आपके मेज की है। बेटा भारत में ना सबसे ज़्यादा उगने वाली 3 फसलें यही हैं, याद रखना। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई 3 फसल उगती है तो ये है आपका राइस क्रॉप। बेटा इसके अंदर होते हैं चावल। आप सोच रहे हो कि चावल है तो चावल क्यों नहीं दिख रहे, इसके अंदर होते हैं चावल। ये राइस क्रॉप, ये आपकी वीट क्रॉप माने गेहूं की फसल, और साथ ही साथ बच्चे ये है आपकी मेज माने मक्के की फसल। ये तीनों भारत में सबसे ज्यादा उगने वाले। वैसे तो सारी फसलें बहुत सारा उगती है, लेकिन ये फसलें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उगती है। अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाए कि वो कौन सी फसल है इंडिया में, जो वो कौन सी सीरियल है या वो कौन सी फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा उगती है, तो इसका आंसर है आपका राइस, व्हीट एंड मेज। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा हम आगे बताते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर राइस है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, जो राइस होता है ना बच्चे, ये हमें देता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी कहते हैं। हमारे राइस से मिलता है हमें। ठीक है बच्चे, हमारे राइस से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, मैं आपको ये भी बताया। तो भाई कार्बोहाइड्रेट हमें देता है इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब तुरंत ताकत देता है। इंस्टेंट, तुरंत ताकत चाहिए तो आपको कार्ब्स लेने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर वीट है। आप लोग देख सकते हो, ये हमारा वीट दिख रहा होगा आपको, ये हमारा वीट है। इससे भी हमें क्या मिलता है, कार्ब्स मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो, हमें इससे भी हमें कार्ब्स मिलता है। कार्ब्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप मेज देख सकते हो, पता है ये जो तीनों के तीनों हैं, और स्पेशली सबसे ज़्यादा चावल हो गया और हमारा गेहूं हो गया,
माने कि हमारा राइस और हमारा वीट, बेटा ये हमारे खाने का सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं इंडियंस जब भी खाना खाते हैं तो उसमें अक्सर ना चावल और रोटी होती है। चावल तो आपको पता है आपका किससे बनता है, चावल तो चावल है, और रोटी हमारी बनती है गेहूं से। तो इसी वजह से ये स्टेपल फूड कहलाते हैं। स्टेपल फूड मतलब हमारे खाने में सबसे ज़्यादा मात्रा इन लोगों की होती है, इस वजह से इसे स्टेपल फूड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं। तो बच्चे अगला टॉपिक है हमारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। क्या होता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। बच्चे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का मतलब होता है जब हम एक बहुत बड़े स्केल पे हम सब्जियां उगाएं, या फिर हम अपने फलों को उगाएं या फूलों को उगाएं। इन तीन चीज़ों को एक बड़े से स्केल में उगाना। इतना बड़ा स्केल नहीं जैसे हम गेहूं और चावल उगाते हैं। गेहूं चावल तो बच्चों बहुत बड़ा स्केल होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है, उतना बड़ा भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक। अगर हम एक ज़मीन पर फलों को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं और फूलों को उगाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आपका हॉर्टिकल्चर। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो, यहाँ पर आपको तस्वीर में साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी और फ्लावर भी है। इन सबको उगाने को हम कहते हैं आपका हॉर्टिकल्चर। और ये हॉर्टिकल्चर सही होता है। देखिए आपको इसमें, जैसे अगर मैं बात करूँ फूलों की, तो फूलों से हमें डेकोरेशंस मिल जाती है, हम सजावट कर सकते हैं। सब्जियों से हमें क्या मिलता है बच्चे, सब्जियों से हमें मिलता है विटामिन। सब्जी और फलों से ना हमें विटामिन मिलता है और मिनरल मिलता है। और आप सब जानते हैं विटामिन और मिनरल की हमारे लिए क्यों ज़रूरत है। विटामिन या भी बोल लो, विटामिन जो होता है वो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है, और जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमारी हड्डियों को, हमारे गम्स को, हमारी ब्लड को, इन सबको हेल्दी रखते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे मैं आपको बताता हूं, हमारे भारत में, जैसा कि आपको पता है, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार का मौसम होता है। अब अलग अलग प्रकार का मौसम होता है तो यहाँ फसलें भी अलग अलग प्रकार की होती है, मौसम के ऊपर डिपेंडेंट के हिसाब से हमारे यहाँ दो प्रकार की फसल होती है, रैबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो, रैबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है हमारी। जो रैबी क्रॉप्स होती है वो हमारी वीट होती है, पीज होती है, ग्राम्स होते हैं, मस्टर्ड होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमारी खारिफ में राइस हो गया, रागी हो गया, आपका ग्राउंडनट हो गया, ये सब आपका दिखा रखे हैं। ठीक है बच्चे, इसके अलावा ये पीछे नीचे सोयाबीन लिखा हुआ है, सोयाबीन हो गया, ये सब खारिफ है। अब मैं आपको इन दोनों फसलों में अंतर बताता हूँ। भारत में फसलों को मौसम के आधार पर लगाया जाता है। कुछ फसलें राबी होती है, कुछ खारिफ होती है। थोड़ा सा मोटा मोटा मैं अभी आपको बता दूं तो राबी हमारी सर्दियों में लगाने वाली होती है और खारिफ हमारी बारिश के मौसम में। चलिए अच्छे से इसका डिफरेंस जानते हैं। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर खारिफ और रैबी क्रॉप्स के बीच का अंतर है। सबसे पहला अंतर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर साफ दिखा रखा है, दीज क्रॉप्स आर सोन। देखिए मैं सबसे पहले ये पढ़ रहा हूं आपका खारिफ का। ये फसलें अक्सर बारिश के मौसम में लगाई जाती है। खारिफ की हमेशा बारिश के मौसम में इन्हें लगाते हैं, ठीक है, बोते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं रैबी क्रॉप्स की बात करूं तो रैबी क्रॉप्स को सर्दियों में बोया जाता है। बोया का मतलब उगाया जाता है सर्दियों में। ठीक है, ये फसलें जो होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है पानी की। देखो हमारी जो खारिफ की फसलें होती है ना बच्चों, खारिफ की जो क्रॉप होती है इसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है इनकी फसल को। लेकिन राबी क्रॉप्स की बात करें तो इनमें पानी मॉडरेट चाहिए होता है। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा ना कम। अगर हम बात करें खारिफ की तो इसमें देख सकते हो खारिफ में आपका चावल आता है, मेज़ आता है, ज्वार आता है, ठीक है, ये सब आते हैं मेन। और ये फसलों को काटा जाता है सर्दियों के मौसम में। देखो बच्चों, हार्वेस्टेड का मतलब होता है काटना, फसल उगने के बाद जो काटते हैं उसे हार्वेस्टेड कहते हैं। वहीं अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें, इसमें गेहूं आता है, बरले आता है, पीस आता है, ग्राम आता है और बहुत सारे हैं। इसके अलावा इन फसलों को काटा जाता है गर्मियों में, समर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। देखो ध्यान से समझना, खारिफ की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। खारिफ को बोया जाता है बरसात के मौसम में और काटा जाता है विंटर के मौसम में। ठीक है, देख सकते हो अब। और अगर मैं बात करूं राबी क्रॉप्स की तो राबी क्रॉप्स को बोया जाता है, मतलब उगाया जाता है सर्दियों में, लेकिन काटा जाता है आपका समर्स में। देख सकते हो आप यहाँ पर नीचे समर है, उसमें काटा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे करिएगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। क्या होता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट? जैसा आप पढ़ सकते हो, द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नीड सर्टेन टूल्स, सच टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट, दस द वेरियस टूल नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ बच्चे। अक्सर खेती बाड़ी करने के लिए हमें कुछ टूल चाहिए होते हैं, कुछ औजार चाहिए होते हैं। उन औजारों को टूल ना कहकर हम इम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर के वक्त, माने खेती बाड़ी करते वक्त जो औजार हमें चाहिए होते हैं, उन औजारों को हम कहते हैं आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट।
तो बहुत बच्चे बड़ा सिंपल सा है। खेती बाड़ी करते वक्त जो जो औजार हमें चाहिए होते हैं उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट। हम एक एक करके सारे औजार पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। प्लफ है, हो गया, सीड्रिल हो गया, खुरपा हो गया, ये सब जैसे आपको दे रखे हैं ना यहाँ पर, ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है। एक एक करके सारे इंप्लीमेंट माने एक एक करके सारे औजार के बारे में आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा प्लफ। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका प्लफ है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपकी लंबी सी रॉड आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं प्लफ शाफ्ट कहते हैं। इसे कहते हैं प्लफ शाफ्ट। ठीक है, ये प्लफ शाफ्ट होता है। ठीक है, और बच्चे ध्यान से सुनिए, यहां पर ना इस तरीके से ऐसे एंड पे इस तरफ से ट्राइंगुलर शेप आपको दिख रही होगी। ये जो होता है वो प्लफ शेयर होता है। प्लफ शेयर ये होता है आपका प्लफ शेयर। ठीक है बच्चे, ये होता है प्लफ शेयर। और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है आपका हैंडल। ठीक है बच्चे, ये होता है हैंडल। तो मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी। ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, ये प्लफ है आपका, जिसको हम हिंदी में हल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लंबी सी डंडी जा रही है, इसे कहते हैं प्लफ शाफ्ट। और ये जो नीचे ट्राइंगुलर शेप का आपको ये दिख रहा होगा पार्ट है ना, इसे कहते हैं प्लफ शेयर। और ये जो आपको दिख रहा है लकड़ी का ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं हैंडल। ठीक है बच्चे, अब बच्चे मैं आपको बताऊं कि ध्यान से सुनना, अगर आप इस हल का इस्तेमाल करके इसे हल को आप जानवर से चलवा रहे हो, तो ये जो प्लफ शाफ्ट दिख रहा है ना आपको, इसके यहाँ पर एक लकड़ी का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनिएगा, इसके यहाँ पर एक लकड़ी का इस्तेमाल करके जानवरों के गले पे लगाया जाता है यहाँ से इसे। ठीक है, ये मतलब ये जो होता है ना, ये जानवरों के गले पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पर से जानवरों के गले में डालकर, अब जानवर तो मुझसे बनाया नहीं जाएगा, लेट एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये जानवर है, ऐसे ऐसे उसके गले में डालते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है बच्चों। ठीक है, और ये जो प्लफ शेयर दिख रहा है आपको, ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्लफ शेयर दिख रहा है आपको, तो ये जो प्लफ शेयर होता है ना बेटा, पहले पहले ये प्लफ शेयर जो होता था वो लकड़ी का हुआ करता था। तो लकड़ी से आपको पता है ज़्यादा तो अच्छे से हल जुताई हो नहीं सकती, तो इसलिए अब इसे लोहे का भी इस्तेमाल करते हैं। और हैंडल तो आपको पता ही होगा, ये हैंडल से हम करते क्या, हैंडल से इधर उधर हम हल को मूव करवा सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इस प्लफ का, जिसको हम हिंदी में हल कहते हैं, इसका काम क्या होता है? इसके बच्चे हमारा सिंपल सा एक काम है, हमारा खेती करना, मतलब सॉरी प्लफिंग करना, जुताई करना, मिट्टी को लूज करना। मिट्टी ना बच्चों काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, और मिट्टी को लूज करना हो, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा एक किसान है, ध्यान से, और यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा ये प्लफ दिख रहा है ना। ये प्लफ जो है आपको पता होगा, ध्यान से, इस हल का इस्तेमाल करके जानवरों की मदद से यहाँ पर खेती बाड़ी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिट्टी को लूज किया रहा है। ये देखो जो मिट्टी दिख रही है आपको यहाँ पर, ये मिट्टी, ये जो मिट्टी है काफ़ी टाइट थी, इसमें प्लफिंग करने से, हल चलाने से मिट्टी ना काफ़ी नरम हो जाती है, लूज हो जाती है ना। आप कह लो इससे आप सॉइल को टर्न करते हो, मतलब हल चलाने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की सख्त मिट्टी नीचे चले जाती है, इससे मिट्टी लूज हो जाती है। तो प्लफ का काम ये होता है बच्चे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो बच्चे अगला इम्प्लीमेंट है हमारा, ध्यान से देखना, हो का मतलब हम हिंदी में से फावड़ा भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो है, ध्यान से सुनना, ये है हमारा हो। अब बच्चे इसका काम क्या होता है, आप देख सकते हो फावड़ा, इसमें ये जो लंबी सी यहाँ पे रॉड जैसी आ रही है, ये लकड़ी की होती है, और ये जो प्लेट लगा रखी है ना इसके एक एंड पे, ये होता है आपका लोहे का, आयरन का। ठीक है, और अब बच्चे इसका इस्तेमाल क्या होता है, हो के हमारे सिर्फ दो इस्तेमाल होते हैं, एक तो मिट्टी को लूज करना। ठीक है बच्चे, एक तो होता है मिट्टी को लूज करना, और दूसरा हमारे ना बच्चे खेत में से वीड को हटाना। वीड्स को हटाना, वीड्स क्या होता है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जब हम अपनी फसल को उगाते हैं तो साइड बाय साइड में ना कुछ जंगली पौधे अपने आप उगने लग जाते हैं। वो जंगली पौधे हमारे प्लांट्स की, हमारे फसलों की, खाने पीने की, पानी को, सबको अपना एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जो कि हमारे फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है। इन वीड्स को, अनवांटेड प्लांट, ना चाहे पौधे जो उगते हैं, उन पौधों को, वीड को हटाने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए हम हो का इस्तेमाल करते हैं, फावड़े का। ठीक है, जैसे हमारा इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया था ना आपका प्लफ, उसको सिर्फ मिट्टी को लूज करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके यहाँ दो काम है, एक तो ये मिट्टी को लूज भी करता है और साथ साथ हमारे वीड्स को हटाता भी है। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चे अगला हमारा जो इम्प्लीमेंट है उसका नाम है सीड ड्रिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीड ड्रिल है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसे कहते हैं सीड ड्रिल। अब ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा ये सीड ड्रिल है। ठीक है बच्चे, अब ये सीड ड्रिल करता क्या है बच्चे, इसका काम होता है सोइंग करना, बीजों को बोना। अब ये बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये बीजों को बोने के लिए इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है बच्चे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसके लिए क्या ज़रूरत है।
बच्चे बीज बोने के लिए सीड ड्रिल की ज़रूरत क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज से कई समय पहले ना बच्चे, जब हमारे पास तकनीकी नहीं थी, हम ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, तो किसान अक्सर हाथों से इस तरीके से बीज को बोया करता था। अब हाथों से अगर इस तरीके से बीज को बोया जाएगा, देखो प्रॉब्लम क्या होती थी, कुछ बीज तो यहाँ गिर गए, कुछ यहाँ गिर गए, कुछ इतना दूर गिरे हैं, कुछ यहाँ गिरे हैं, कुछ यहाँ गिरे हैं, और कुछ तो बहुत सारे इकट्ठे इकट्ठे हो गए। अब इस तरीके से हमने बीज बो तो दिए, लेकिन आप साफ देख सकते हैं डायग्राम में, जो हमने बीजों को बो रखा है उनके बीच में दूरी बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। किसी किसी बीज में दूरी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। देखो इस वाले से लेकर इस वाले के बीच में दूरी कितनी ज़्यादा है, और किसी के बीच में दूरी देखो कितनी सी कम है। देखो ये बहुत ही छोटी दूरी है ना बच्चे। तो इस तरीके से ना हमारे अनइक्वल डिस्टेंस में बीज को बोया जाता था, जिससे बीजों को ना प्रॉपरली मात्रा नहीं मिलती थी। अब ये बीज तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसको तो काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल गया ग्रो करने के लिए, ये आपका अच्छे से ग्रो कर जाएगा। लेकिन ऐसे बीज जो बहुत सारे आपस में इकट्ठा होकर, अब यहाँ से भी प्लांट उगेगा, यहाँ से प्लांट उगेगा, यहाँ से उगेगा, यहाँ से, अब इन प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो आपस में टकराएंगी नीचे ज़मीन के अंदर। इससे क्या होगा, ये प्लांट्स ना ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो हाथों से बीज बोने में ना ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, मतलब कि ये सबसे बड़ी कमी थी इसमें, कि हम लोग हाथों से जो बीज बोते थे, कहीं ज़्यादा गिरते थे बीज, कहीं बहुत कम बीज गिरते थे, कहीं दूरियाँ ज़्यादा होती थी, कहीं हम बीज को ज़्यादा ही डीप को हम ज़्यादा ही अंदर ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे, जिससे वो उग ही नहीं पाता था। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल में क्या होता है, अगर यहाँ से बीज बोया जाएगा ना, तो देखो बच्चों, जैसे एक बीज यहाँ से गिरा यहाँ पर उगेगा, एक बीज यहाँ से गिरा यहाँ उगेगा, यहाँ से, ऐसे देखो करते करते आप देख सकते हो सारे बीज एकदम बराबर बराबर दूरी पे जाएंगे, और सबको एक बराबर मात्रा मिलेगी, एक बराबर एरिया मिलेगा, जिससे सारे बीज अच्छे से ग्रो कर लेंगे। तो ये काम होता है हमारे सीड ड्रिल का, सिर्फ बीजों को सही दूरी पे और सही डेप्थ में आपका सो करना, बोना, बस सीड ड्रिल का इतना सही काम होता है। ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगला इंप्लीमेंट है हमारा खुरपा, जिसे ट्रावल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चे, ये आपका जो दिख रहा है ये खुरपा है, इसे आप इंग्लिश में ट्रावल भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रावल कह लो या फिर कह लो खुरपा, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है इस वाले एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का? बच्चे इसके दो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला, खुरपा की मदद से हम मिट्टी को लूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको खुरपा छोटा होता है, ये छोटी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको जैसे गमले में या छोटे छोटे खेत होते हैं ना, अगर वहाँ मिट्टी को लूज करना है तो आप खुरपा का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये इस्तेमाल किया जाता है वीड को हटाने में। ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पर अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ना आपके यहाँ पे वो लगा रखी है, फसल लगा रखी है हमने। अब यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये देखो मैं अपने मार्कर से दिखा रहा हूँ, ये दिख रहे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जंगली प्लांट जो है ना, ये हमारे क्या कर रहे हैं, हमारी फसलों को ना, हमारी फसलों के सारे न्यूट्रिएंट को खुद खा जा रहे हैं, सारा पानी ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट अच्छे तत्व सारे यही ले जा रहे हैं। इसीलिए हम खुरपे की मदद से वीड को भी हटाते हैं। तो ठीक है बच्चे, हमारे वीड के सिर्फ दो ही काम होते हैं, एक तो मिट्टी को लूज करना, और दूसरा हमारे जमीन में हमारे खेत में जो वीड, जो हमारे जंगली पौधे हो गए हैं, उन्हें हटा देना। ठीक है बच्चे। तो बच्चे पढ़ते हैं आगे, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। ये क्या होता है बच्चे? जैसा कि आप सब जानते हैं, हर किसान चाहता है कि उसके खेतों में जो फसल उगती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, और उसकी फसल काफ़ी ज़्यादा अनाज दे। तो उसके लिए ना कुछ काम करने होते हैं जो किसानों को करने होते हैं, जिसे हम कहते हैं आपका बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उसे हम कहते हैं। अब देखो वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जाहिर सी बात है, किसान चाहता है उसके खेत में काफ़ी अच्छी फसल हो, तो उसके लिए वो बहुत सारे कदम या फैसले लेता है, या फिर बोल लो आप स्टेप उठाता है। इन सभी को हम कहते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो वो क्या होती है? सबसे पहले किसान का सबसे जो पहला काम होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला काम होता है किसान का लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। सबसे पहला होता है आपका लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। भाई सबसे पहले किसान जब भी फसल उगाना चाहता है तो वो पहले लोकेशन ढूंढता है कि वो किस जगह पर खेती बाड़ी करेगा, और साथ साथ वहाँ पर मिट्टी का नेचर चेक करता है। भाई आप जानते हो, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, हमारे भारत इतना बड़ा देश है, आपको पता है भारत के हर हिस्से में कुछ ना कुछ अनाज उगता है, और हर ज़मीन जो होती है वो अलग अनाज उगाने में एक्सपर्ट है। आप देख सकते हो, जहाँ पर आर है वहाँ चावल उगते हैं, जहाँ पर डब्लू है वहाँ पर वीट उगता है। ठीक है बच्चे, जे का मतलब जहां पर ज्वार उग रहा है। तो भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की फसलें उगती है। तो किसान का सबसे पहला काम होता है कि वो एक ऐसी, देखो भाई लोकेशन हो गया, और आपका मैंने आपको बताया कि मिट्टी का नेचर। भाई मिट्टी कैसे नेचर के, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग चीज़ें उगती है। कहीं पर देखो चावल उग रहा है, कहीं पर गेहूं उग रहा है, देख सकते हो आप डायग्राम में,
कहीं पर आपका चावल उग रहा है, कहीं पर आपका गेहूं उग रहा है, कहीं पर ज्वार उग रहा है ना, कहीं पर बाजरा उग रहा है। देखो देख सकते हो, अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पे ज्वार भी है और गेहूं भी उग रहा है ना, अलग अलग जहाँ पे अलग अलग चीज़ें उग रही है भारत में। तो किसान का सबसे पहला कदम क्या होता है इसके लिए कि वो एक ना ऐसी ज़मीन पसंद करता है लोकेशन के लिए जहाँ पर ओपन हो, एकदम खाली हो, एकदम खुला हुआ हो। क्यों? क्योंकि किसान यहाँ पर अगर खुला मैदान होगा तो यहाँ पर आसानी से वाटर की प्राप्ति हो सकती है ना, पानी ऊपर से मिल सकता है, पानी मिल सकता है, एयर मिल सकती है प्लांट्स को, है ना, पानी को मतलब हमारी जो फसल है उसको हवा पानी बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि अगर हम सॉरी बच्चों, क्योंकि अगर हमारी फसलों को हवा और पानी सही से मिलेगा तभी तो वो अच्छे से ग्रो करेगी। और इसके बाद किसान क्या करता है बच्चे, ध्यान से सुनना, किसान ना अपने खेतों में बाड़ी करता है, इंग्लिश में से हम कहते हैं फेंसिंग, ठीक है बच्चे। तो किसान इसमें फेंसिंग क्यों करता है बच्चे? फेंसिंग करने का कारण ये होता है अपने ना खेत के चारों तरफ इस तरीके से जंजीरें लगाकर बाउंड्री बना देना, इसे कहते हैं फेंसिंग। अब जाहिर सी बात है किसान इतनी मेहनत करके फसल को उगा रहा है, जंगली जानवर अक्सर जैसी फसल ढंग से उग के तैयार हो जाती है ना तो जंगली जानवर उसे नष्ट कर देते हैं, उसे खा पी लेते हैं और खराब कर देते हैं। तो जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान अक्सर क्या करते हैं, किसान का सबसे पहला काम होता है कि भैया मैं फेंसिंग भी करवा दूं ताकि मेरी मेहनत सारी खराब ना जाए। अब भैया इतनी मेहनत करेगा और अचानक से जंगली जानवर उसके अंदर अंदर घुस के उसके खेतों में उसकी फसल खराब कर दे भैया, फिर तो सब नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये जो ऐसे दिखा रहे जंजीरें लगा रखे बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है। इसके बाद किसान क्या करता है, इसके बाद किसान मिट्टी की जांच करवाता है। किसान जिस जगह पर वो अपनी कोई फसल उगाना चाहता है तो उस मिट्टी को जांचता है, क्या वो मिट्टी उस फसल को उगा भी सकती है कि नहीं उगा सकती। अब मिट्टी की जांच पड़ताल के लिए सॉइल टेस्टिंग होती है, लैब में भेजा जाता है मिट्टी को। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, लैब में हमारी मिट्टी की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि किसान जिस फसल को उगाना चाहता है इस मिट्टी में, क्या इस फसल में वो सारी चीजें हैं जिससे वो उग सके। देखो यहां पर ये सारे सिंबल्स जो दे रखे हैं, मैं आपको पहले इसका बता दूं। सी ए का बच्चे मतलब है कैल्शियम, ठीक है बच्चे। साथ ही साथ यहां पर एन का मतलब है आपका नाइट्रोजन, पी का मतलब आपका फोस्फोरस, के का मतलब पोटेशियम, एम जी मतलब मैग्नीशियम और एस का मतलब सल्फर। ये सारे वो अच्छे तत्व हैं जो मिट्टी में होने चाहिए ताकि मिट्टी अच्छे से प्लांट को ग्रो करवा पाए, ठीक है। तो भाई अगर मिट्टी हमारी अच्छी है कैसे पता चलेगा, मिट्टी का हमें क्या करना पड़ेगा, लैब में टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें किसान सबसे पहला काम होता है, याद रखना किसान का सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यही है कि वो लोकेशन और मिट्टी की जांच करवाता है, ठीक है ना। ओपन एरिया होना चाहिए ताकि हवा पानी सही से प्राप्त हो। दूसरा आपका अपने चारों तरफ खेतों में फेंसिंग करनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मिट्टी की जांच करवाता है कि मिट्टी में फसल उग भी सकती है कि नहीं उग सकती, ठीक है बच्चे। तो बच्चे दूसरा स्टेप है हमारे किसान का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी को तैयार करना। पहला स्टेप तो हो गया, अब दूसरे में क्या होता है, मिट्टी को तैयार करने के 3 तरीके हैं बच्चे, जैसा कि आपको यहाँ पर बता रखा है, प्लफिंग करना, लेवलिंग करना और मैन्योरिंग करना। तो चलिए एक एक करके आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं प्लफिंग। जैसा कि आप देख सकते हो इस तस्वीर में कि एक किसान है जो कि अपने जानवरों की मदद से प्लफिंग कर रहा है। आपके हाथ में, उसके हाथ में प्लफ दिख रहा होगा आपको, है ना। ये प्लफिंग करने से क्या होता है भाई, प्लफिंग करने से मैंने आपको बताया बहुत सारे फायदे हैं भाई। प्लफिंग करने से सबसे पहला फायदा होता है मिट्टी ना काफ़ी लूज हो जाती है, काफ़ी ढीली हो जाती है, टाइट मिट्टी जो होती है ना वो लूज हो जाती है। इसके बाद दूसरा क्या होता है बच्चे, अगर मिट्टी लूज है तो सॉइल में ना हमारी जो रूट है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगी। पेनिट्रेट का मतलब अच्छे से जड़ें जो होती है ना वो नीचे आराम से फैल के ग्रो कर पाएंगी। अब जड़ें अच्छे से पेनिट्रेट तब कर पाएंगी ना जब मिट्टी लूज होगी। अगर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा टाइट है तो जड़ें तो हल्का हल्का आगे बढ़ेंगी, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाएंगी। और अगर मिट्टी लूज होगी तो जो रूट होती है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है, ठीक है। और रूट अगर अच्छे से पेनिट्रेट करेगी तो हमारा प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा सही होगा, ठीक है। देखो भाई मिट्टी लूज हो गई, इसके बाद अच्छे से अगर हम मिट्टी को लूज करते हैं तो रूट हमारी अच्छे से पेनिट्रेट करती है। अब तीसरा देखो यहाँ पर क्या काम होता है बच्चे, हमारे ना मिट्टी के नीचे ना दिख रहा है ये देखो बैक्टीरियाज होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे मैं आपको एक अच्छे बैक्टीरिया का नाम बताता हूँ, राइजोबियम। राइजोबियम राइजोबियम जो होता है ना वो एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया है। ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है और ये बैक्टीरिया का हमारे प्लांट्स के लिए होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो अगर मिट्टी ना हमारी लूज़ है तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मिट्टी हमारी लूज़ है तो इनको ना ऑक्सीजन चाहिए होती है। मान लो ऑक्सीजन है, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब आसानी से अगर मिट्टी लूज़ है तो ऑक्सीजन इन जो गैप में से होते हुए ज़मीन के अंदर जा सकती है। अगर ऑक्सीजन गैस जा पाएगी नीचे तो ये बैक्टीरिया जी पाएंगे, और अगर ये बैक्टीरिया जी पाएंगे तो इनके जीने की वजह से हमारे प्लांट को भी इससे फ़ायदा होगा।
तो देखो हमारे मिट्टी को लूज़ करने के कितने सारे फ़ायदे हो गए, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉइल लूज़ हो जाती है, जो रूट होती है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है, नीचे ज़मीन के अच्छे से फैल पाती है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि हमारी मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, ऐसे बैक्टीरिया जीवित रह पाते हैं क्योंकि गैसेस आराम से अंदर बाहर जाती है तो ये जीवित रह जाती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, चलिए फिर बी वाला पार्ट है हमारा सॉइल को लेवल करना। भाई सॉइल लेवलिंग भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल लेवलिंग का मतलब होता है बच्चा, आप तस्वीर में देख सकते हो, मिट्टी को ना एक लेवल में लेकर आना। अगर हम मिट्टी को एक लेवल में लेकर आएंगे, जैसा कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मिट्टी ना बच्चे हमारे एक लेवल में होगी तो हम जो भी पानी डालेंगे वो सब जगह बराबर मात्रा में मिलेगा। लेकिन अगर गलती से हमारी मिट्टी इस तरीके से है तो आपको पता है, ना हम पानी डालेंगे ना पानी इधर रुकेगा ना पानी इधर रुकेगा, सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर इकट्ठा होने से यहाँ के प्लांट को तो काफ़ी अच्छी मात्रा में ज़्यादा पानी मिलेगा, लेकिन इनको तो मिल ही नहीं पाएगा, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए हम मिट्टी को लेवलिंग करते हैं ताकि मिट्टी पूरी प्लेन हो जाए और सब जगह बराबर मात्रा में पानी मिले। ठीक है बच्चे। अब सी वाला टॉपिक है हमारा, देखो मेन्योर, आपका मिट्टी में खाद डालना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेन्योर, बेटा मेन्योर ना एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब खाद जिसे हम कहते हैं। बच्चे दो चीज़ें होती है, एक होता है मेन्योर, एक होता है फर्टिलाइज़र। मेन्योर जो होता है वो हमारा ना ऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है, जानवर या फिर आप बोल लो या फिर एनिमल हो गया या प्लांट हो गया, इनके वेस्ट से। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो हमारी केमिकल वाली खाद होती है। ठीक है, और मेन्योर क्या होता है, हमारी गोबर वाली, पत्तियों को सड़ाकर इन सब चीज़ों से जो बनती है ना ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट और एनिमल की गंदगी, इनसे जो खाद बनती है वो आपका मेन्योर, और जो केमिकल से खाद बनती है वो आपका फर्टिलाइजर। तो हम मेन्योर के बारे में बताएंगे। देखो मेन्योर में भी यहाँ पे अलग अलग देखो मेन्योर दे रखे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर बहुत रखा है फार्म यार्ड मेन्योर। अब ये फार्म यार्ड मैन्योर ये कौन सी खाद होती है बच्चे, इस वाली खाद में अक्सर जानवरों का मल होता है, मतलब कि जानवरों के वेस्ट से जिस खाद को बनाते हैं उसे कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, अब हमारा देखो यहाँ पर ग्रीन मैन्योर दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है भाई, ग्रीन मैन्योर का मतलब हमारे जितने भी प्लांट के वेस्ट होते हैं, जैसे कोई प्लांट सड़ गया, उसकी पत्तियां हमारी गल के पीली पत्ती पड़ गई, पीली पत्ती झड़ जाती है ना, ये सब, इन सब के वेस्ट से जो खाद बनती है उसे ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमारा वर्मी कंपोस्टिंग दे रखा है, लेकिन आपके यहाँ पे कंपोस्टिंग पढ़ लीजिए आप। तो बच्चे कंपोस्टिंग वाली खाद क्या होती है, जैसे कि ना जितना भी आपका वेस्ट होता है जो सड़ और गल सकता है, उस वेस्ट को मिट्टी के नीचे डंप करो, और मिट्टी के नीचे डंप करने के बाद आप उसे ना अच्छे से ढक दो, और ढक दोगे ना कुछ समय बाद, मतलब मान लो 20 से 22 दिन बाद क्या होगा, वहां पर ना पूरा का पूरा मिट्टी में जो अपने कूड़ा डाला है ना वो सारा का सारा सड़ गल जाएगा। और ऐसे करने से जो खाद बनती है उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग में ना, इसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्टिंग नहीं कहेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, सेम यही प्रोसीजर होता है। आप क्या करते हो, मिट्टी में गड्ढा खोदते हो, और गड्ढा खोदने के बाद ध्यान से सुनना, गड्ढा खोदने के बाद आप क्या करते हो, उसमें सारा कूड़ा डालते हो और वॉर्म्स डाल देते हो। वॉर्म्स मतलब वो जो केचुए होते हैं ना रेंगने वाले, उसको डाल देते हो, उसके बाद फिर ढक देते हो। वो केचुए क्या करते हैं, सारा का सारा जो गंदगी होती है उसे ना उसमें कन्वर्ट कर देते हैं खाद में, तो इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मिट्टी में डालते हैं खाद, तो मिट्टी में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन आ जाती है, फोस्फोरस आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, और ये तीनों चीज़ें NPK, याद रखना हमारे खाद में ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम। एन का मतलब बच्चे होता है आपका नाइट्रोजन, एन का मतलब होता है आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एन का मतलब होता है आपका नाइट्रोजन, और आपका पी का मतलब होता है आपका फोस्फोरस। ठीक है बच्चे, फोस्फोरस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और के का मतलब होता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, तो बच्चे खाद में तीनों चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा होता है दूसरा स्टेप किसान का।